आज अपन प्रारंभ करेंगे वैदिक सभ्यता के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत इससे पूर्व के वीडियो में बता दिया गया है कुछ, जैसे कि राजनीतिक के इकाइयों के बारे में बता दिया गया। इन इकाइयों में जैसे जनपद और 10 युद्ध तथा राजा के कर्तव्य वह उसके अधिकार आदि के संबंध में आज राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो तीसरा टॉपिक प्रारंभ करेंगे उसके अंतर्गत राज्य के प्रमुख पदाधिकारी। राज्य के प्रमुख पदाधिकारी ऋग्वैदिक काल में प्रमुखतः 3 मुख्य पदाधिकारी होते थे। ऋग्वैदिक काल, यहां पर यह देखिए कि वैदिक काल या वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ये दोनों ही वैदिक सभ्यता के अंग है और इन दोनों की सम्मिलित राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित। अतः राज्य के प्रमुख पदाधिकारी, राज्य के प्रमुख पदाधिकारियों में ऋग्वैदिक काल में 3 प्रमुख पदाधिकारियों का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, जिनमें पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी। इन तीनों का महत्वपूर्ण स्थान था। पुरोहित राजा का एक विश्वास पात्र वह उसका पथ प्रदर्शन करने वाला दार्शनिक तथा एक योद्धा होता था। पुरोहित निम्न कार्य करता था। युद्ध के समय वह सेना का उत्साह बढ़ाता, राजा को युद्ध संबंधी विभिन्न प्रकार की सलाह विमर्श आदि के संबंध में जानकारी
व कूटनीति के बारे में बताता। पुरोहित स्वयं युद्ध में भाग लेता था। इसके अतिरिक्त युद्ध के अलावा खाली समय में वह यज्ञ हवन आदि का कार्य भी करता था। प्रोफेसर कीट का कथन है कि वैदिक कालीन पुरोहित ब्राह्मणों के राजनीतिक पूर्वज थे। अतः पुरोहित का पद ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण था। दूसरा, सेनानी, जो सेना का संचालन करता था, सैनिकों को सेना में भर्ती करता था, सैनिकों की बारीकी, युद्ध कला आदि में उन्हें प्रशिक्षण, उनके निरीक्षण आदि का कार्य सेनानी यानी कि सेनापति का होता था। इस पद पर राजा अपने विश्वास पात्र व्यक्ति को नियुक्त करता था। ग्रामणी अर्थात ग्राम का मुखिया होता था। यह ग्राम और राजा के मध्य की कड़ी होता था। ग्राम के अंदर अर्थात गांव के अंदर सैनिक और असैनिक दोनों कार्य ग्रामीण को करने होते थे। गांव में शांति, सुरक्षा, वहां के झगड़े आदि को निपटाने का कार्य ग्रामीण का होता था। ग्रामीणों का वार्तालाप राजा से कराना आदि कार्य भी ग्रामीण करता था। ग्रामों से भूराजस्व वसूली से संबंधित कार्य भी। इनके अतिरिक्त ऋग्वैदिक काल में अन्य कर्मचारियों का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है, जिनमें सूत, रथकार, करमार तथा पूरब दुर्गपति होता है। इस पास गुप्तचर, व दूत आदि यह कर्मचारी भी ऋग्वैदिक काल में अपने महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त थे। किंतु उत्तर वैदिक काल में जब राज्यों का विस्तार हो गया, राज्य बड़े हो गए, भौगोलिक आधार पर राजा की शक्तियों में वृद्धि हो गई। अतः उत्तर वैदिक काल में पद अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हो गई। उत्तर वैदिक काल में शतपथ, ब्राह्मण ग्रंथ से ज्ञात होता है कि उस समय 11 प्रमुख पद अधिकारी थे।
थे। इन 11 में ऋग्वैदिक कालीन पुरोहित, सेनानी, ग्रामीण तथा सेनानी, युवराज, पांचवा महिषी, छठा छठा यानी कि प्रतिहार या द्वारपाल। सातवां शूतकार या शूट। आठवां भागदू, कर एकत्रित करने वाला। नवा संग्रहिता, कोषाध्यक्ष। 10वां अक्षवा, यानी कि राजा के साथ जुआ खेलने वाला धूर्त कीड़ा। और 11वां पालागल, राजा का मित्र। यानी कि उत्तर वैदिक काल में राज्य के पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई और शपथ ब्राह्मण ग्रंथ में 11 प्रमुख पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जिनके लिए रत्नेन या रत्नी शब्द का उल्लेख हुआ है। राजा नियुक्त होने से पूर्व इन रत्नियों के पास विशेष समय समय पर जाता था। अतः इन पदाधिकारियों का विशेष भूमिका राजा की नियुक्ति में। सेनानी, जो कि सेना का प्रमुख पदाधिकारी होता था, सेना की नियुक्ति करता था, सेना का सर्व होता था। युवराज यानी कि राजा का पुत्र। पुरोहित, राजा का पद प्रदर्शन करने वाला, उसका दार्शनिक, उसके धार्मिक कार्यों को संपादित करने वाला आदि। ग्रामणी, ग्राम का मुखिया। महिषी यानी कि रानी। छठा प्रतिहार यानी कि द्वारपाल। राजा से जब भी कोई मिलता तो इसकी अनुमति के बिना राजा से कोई भी संपर्क नहीं करता। शूतकार, राजा का रथ चलाने वाला। भागदू यानी कि कर एकत्रित करने वाला। संग्रहिता, कोषाध्यक्ष। अक्षवाप, राजा के साथ
धूर्त कीड़ा अर्थात जुआ खेलने वाला अधिकारी, और पालागल राजा का मित्र होता था। अतः इस प्रकार वैदिक काल के प्रमुख पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत अगला चौथा जो टॉपिक है वह है न्याय व्यवस्था। ऋग्वैदिक कालीन न्याय व्यवस्था के संबंध में जो न्याय के बारे में उल्लेख मिलता है वह उस समय की स्थानीय परंपराओं व धर्म के आधार पर न्याय किया जाता था, क्योंकि उस समय कोई विधि संग्रह से संबंधित ग्रंथ नहीं मिला। अतः राजा स्वयं न्याय का प्रधान मुख्य न्यायाधीश होता था। इसके अतिरिक्त न्याय के लिए राजा पुरोहित से विचार विमर्श करता था। अतः ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत निम्न अपराध माने जाते थे। इन अपराधों में जैसे चोरी करना, सेंधमारी, दूसरा भाई बहन का विवाह, किसी का कर्ज न चुकाना आदि से संबंधित, तथा उत्तर वैदिक काल में राजा के अधिकारों में वृद्धि हो गई, राज बड़े हो गए, प्रधान मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होने लगी। अतः वैदिक कालीन न्याय व्यवस्था सुव्यवस्थित थी। उस समय मृत्यु दंड भी प्रचलित थे, लेकिन मृत्यु दंड बहुत कम विशेष परिस्थितियों में दिया जाता था। अपराधियों को निम्न सजा का राज्य की ओर से प्रावधान था। मृत्यु दंड के अतिरिक्त अंग भंग करना, जीवा कटवाना, उसकी फसलियों को तुड़वाना, अपराधियों को अपनी सत्यता के लिए निम्न परीक्षाओं से भी गुजरना होता था। अग्नि, जल आदि के द्वारा उस समय किसी व्यक्ति की मृत्यु या हत्या कर दी जाती थी
तब उसके साथ मारने वाला व्यक्ति समझौता कर सकता था उसको कुछ द्रव्य देकर। अगला राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो टॉपिक है इसका वह है युद्ध व्यवस्था या युद्ध के कार्य। वैदिक कालीन युद्ध, विशेषकर ऋग्वैदिक कालीन युद्ध नदियों के तट पर होते थे। युद्ध प्राय धर्म परायण थे, किंतु उत्तर वैदिक काल में राज्यों के विस्तार हो जाने के कारण अब जब भी शत्रुओं की सेना आपस में जहां भी एक साथ मिलती तो उनमें आपस में युद्ध प्रारंभ हो जाते थे, किंतु युद्ध की प्रक्रिया वही थी। प्राय युद्ध नदियों के तट पर होना, धर्म अनुसार होना। यदि शत्रु घायल हो जाता और वह शरण में आता तो उसके जीवन की रक्षा की जाती थी, उस पर वार नहीं किया जाता था। वैदिक काल में सैनिक इकाइयों का भी उल्लेख मिलता है जिनमें सर्स, वार, गण आदि। धन्यवाद। अगला जो टॉपिक अगले वीडियो में आपको बताया जाए।